हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका इतिहास यानी प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होगा। और प्रश्न पत्र होगा भारत का राजनीतिक इतिहास। ये मॉडल पेपर आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है दोस्तों, और अच्छे से आप लोग तैयारी करने के लिए एक सरल तरीका भी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। यहाँ पे बताया गया है प्रश्न आपका मॉडल पेपर निर्धारित किया गया है। मॉडल पेपर में आपका सेकंड सेमेस्टर दिया गया है बीए के, और प्राचीन इतिहास है। प्रश्न पत्र आपका भारत का राजनीतिक इतिहास है। टाइम आपका 2 घंटे है। यानी कि NEP का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपका अंक भी निर्धारित कर दिया गया है। सभी प्रश्न करने हैं खंडा से, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। अब जैसे बताया गया पहले का फर्स्ट प्रश्न की महाकाव्यों से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखेंगे कि महाकाव्यों में रामायण तथा महाभारत की गणना की जाती है। रामायण की रचना महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने की थी, यानी कि जो महाकवि महर्षि वाल्मीकि जी ने आपका रामायण का रचना किया था, और इसे सांस्कृतिक साहित्य का आदि काव्य भी माना जाता है। इसमें रामायण कालीन संस्कृति सम्यक जानकारी उपलब्ध होती है। महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। उनकी रचना महर्षि व्यास जी ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत रचना 30 वर्षों में की गई, और इस ग्रंथ का नाम मौलिक नाम है जो जय था, और जय के बाद इसे भारत नाम दिया गया। और उस समय इसमें मात्र लगभग 24,000 श्लोक थे। बाद में जब इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो इसे महाभारत नाम दिया गया। और वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, और इसे 18 खंडों जिन्हें पर्व कहा गया है, और इसे में 18 खंडों में विभाजित भी किया गया है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अभिलेख से आप क्या समझते हैं। अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें बताया गया है कि इतिहास की जानकारी में अभिलेख सबसे विश्वसनीय साधन है, और ये अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं, धातु पत्रों से खुदे हैं तथा संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं में है। इसमें काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के अभिलेखों में उसके धर्म तथा साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी होती है। राजकवि हर्षेय का प्रयाग स्तंभ पर लिखा लेख समुद्रगुप्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान देता है, और इसी प्रकार अन्य अभिलेख हमें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, स्मारक किसे कहते हैं। स्मारक में दिया गया है कि प्राचीन स्मारकों के अंतर्गत जैसे प्राचीन भवन हो गए, मंदिर, विहार, स्तूप, मठ, मूर्तियाँ, चित्रकारी, भग्नावशेष आते हैं। प्राचीन स्मारकों को प्रकाश में लाने का श्रेय भारत के पुरातत्व विभाग को है, और इसकी देखरेख में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, कस्या, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, सांची, भरहुत, लक्ष्मणेश्वर, अगदी, हस्तिनापुर, विराटनगर, रोपड़, लोथल इत्यादि स्थानों पर खुदाइयाँ हुई हैं। उसका रहता है फोर्थ नंबर, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, यानी कि महाजनपद से क्या आशय है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि लगभग 1,000 ईस्वी पूर्व में से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जाता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता लगा हुआ था, और एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में ईरानी प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी कि भारत में जो ईरानी प्रभाव हैं वो किस प्रकार थे। इसमें लिखेंगे कि शाखा मनीषी, यानी ईरानी जिसे कहते हैं हम, यानी कि शाखा मनीषी जो होता है उसे हम ईरानी कहते हैं, जो शाखा मनीषी होते हैं। शाखा मनीषी शासन को भारत पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। ईरानियों को भारत पर न केवल राजनीतिक क्षेत्र में वरन आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। वास्तव में राजनीतिक संपर्क से दोनों देश को लाभ हुआ, व्यापार की प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी हुए हैं। संगठित फारसी साम्राज्य को देखकर भारत में भी उसी प्रकार का साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा जागृत हो उठी। साम्राज्य प्रशासन के क्षेत्र में
प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ और इन प्रांतों को क्षत्रपी कहा गया। भारत में फारस के संपर्क में ही यानी अरेमी लिपि का विकास हुआ और इसी के बाद खरोष्ठी लिपि का आविष्कार भी हुआ। यानी कि खरोष्ठी लिपि इसी के बाद, यानी कि जो ईरानी शासन था उसके बाद में ये आया खरोष्ठी लिपि। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया दोस्तों, यानी कि बिंबिसार की वैज्ञानिक नीति, यानी कि बिंबिसार की जो वैज्ञानिक नीति वैवाहिक नीति वो किस प्रकार था। इसमें आता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए शस्त्र प्रयोग के साथ साथ वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। उसने प्रमुख प्रतिद्वंदी कौशल वत्स तथा अवंती थे। उसने कौशल नरेश महाकोसला की पुत्री कोसला देवी से प्रथम विवाह, लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना से द्वितीय विवाह तथा मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ तृतीय वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आता है कालाशोक कौन था। कालाशोक के बारे में बताया गया है कि शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसके पुत्र कालाशोक मगध का राजा हुआ। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इस समय से लेकर भविष्य में दीर्घकाल तक पाटलिपुत्र यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी बना। कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष यानी कि द्वितीय बौद्ध नीति का आयोजन हुआ। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर है कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। जो कलिंग खारवेल है यानी कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों, तो ये आपको बताएंगे हम यहाँ पे। जो कलिंग खारवेल है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे? वो जैन धर्म के अनुयायी थे और उसने उदयगिर की पहाड़ी पर जैन सन्यासियों के लिए गृह बनवाए, जिनके साथ ही साथ उसने जैनियों के लिए एक विशाल सभा भवन का भी निर्माण करवाया था और इस भवन में विशाल स्तंभ थे तथा यह 64 यानी कि 64 स्थापत्यकृत समूहों से अलंकृत किया गया था। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि खारवेल ने जैन भिक्षुओं की एक संगीत की थी और उसमें जैन ग्रंथों का संकलन करवाया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर कि गुप्त सम्मोद किसने चलाया। गुप्त सम्मोद के बारे में बताओ। इसमें आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सम्मोद चलाया। एक सम्मोद चलाया, वो कौन सा सम्मोद था? जो गुप्त सम्मोद के नाम से प्रसिद्ध है। 319 से 320 ईस्वी। इसी सम्मोद का प्रयोग उसके वंशजों ने किया। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त सम्मोद का प्रवर्तक था और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि गुप्त प्रकाले गणना विधाय, यानी कुमार गुप्त द्वितीय के सारनाथ लेख में भी वर्षते गुप्ता नाम शब्द का उल्लेख है। उसका अर्थ आता है 10th नंबर क्वेश्चन, मिनांडर कौन था। मिनांडर के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। मिनांडर किसके नाम जानते हैं? मिनांडर का मतलब है दोस्तों कि डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो मिनांडर जी थे। वह बौद्ध ग्रंथ यानी कि मिलिंद पन्नों का यवन राजा था। वह एक सामान्य कुल में पैदा हुआ था। वह राजवंशियन था। वह एक साम्राज्य यानी कि विशाल साम्राज्य का शासक था। मथुरा से उसकी तथा स्ट्रेटो प्रथम की मुद्राएं प्राप्त हुई और मिनांडर की मुद्राएं सिंधु प्रदेश, सोनपत तथा बुंदेलखंड से प्राप्त हुई हैं। उनकी राजधानी शाकल यानी कि जिसे कहते हैं सियालकोट थी और वह बौद्ध धर्मानुयायी था। तो ये थे मिनांडर जी के बारे में। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है आपका। नेक्स्ट आपका खंड, अब आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ इतना कुछ करते हैं तो आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। दोस्तों अच्छे से लो, आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ बना हूँ। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर हमें आप कांटेक्ट में रहिए और आपको नंबर भी अपडेट करा दिया गया है, ज़रूर कॉल करिए। अच्छे से आप लोग पढ़िए। जो भी आपको चाहिए वो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया गया है खंडवा से कि कौटिल्य पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौटिल्य पर एक टिप्पणी लिखना है, कौटिल्य के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका है कि आचार्य कौटिल्य, इसमें लिखेंगे आचार्य कौटिल्य भारत के एक महान राजनीतिज्ञ,
राजनयिक तथा विचारक थे। वे एक व्यवहारिक दर्शन शास्त्री थे। जिस प्रकार यूनान का सिकंदर महान सम्राट यूनानी दार्शनिक अरस्तु जी का शिष्य थे, उसी प्रकार उसी काल में भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी आचार्य चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य का स्वभाव प्रारंभ से हठी था और जिस बात को वह एक बार निश्चय कर लेते थे, उसे फिर चाहे कितनी भी बाधाओं से गुजरना पड़े, वे उसे करके ही रहते थे। उन्होंने मगध के राजा महापद्मनंद के वंश नाश करने की प्रतिज्ञा की थी और उसी प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। चाणक्य के कार्य में सहायता देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। गुरु शिष्य ने मगध राज्य की शक्ति को चकनाचूर कर दिया। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना और चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बना, पर वह महलों में न रहकर नगर से दूर एक झोपड़ी में रहता था। मेगास्थनीज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मगध सम्राट एक काले कलूटे को चीनधारी संत के चरणों में पड़ा है। वास्तव में यह मगध साम्राज्य का वास्तविक अधिपति तो चाणक्य था। वही उसका शासक, प्रशासक और नीति निर्धारणकर्ता एवं संचालक था। शासन की व्यवस्था किस पर चलाई जाए, इसका निर्देश उसने अपने एक ग्रंथ यानी अर्थशास्त्र में किया और वह पुस्तक तत्कालीन राजाओं के मार्गदर्शन के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। वास्तव में प्राचीन हिंदू राजनीति की यह एक अनुपम पुस्तक है। फिर आता है 3rd नंबर क्वेश्चन कि बिंदुसार कौन था, टिप्पणी लिखिए। अब इसमें लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में अपने पुत्र यानी कि अपने पिता के विशाल राज्य के उत्तराधिकारी हुआ। कहा जाता है जिस समय चंद्रगुप्त ने उसे राज्य दिया उस समय वह अल्पवयस्क था। अधिकांश पुराणों तथा सिंहली ग्रंथों आदि में उसने बिंदुसार के नाम से ही पुकारा गया। वायु पुराण में उसे भद्रसार के नाम से जाना गया। कुछ पुराणों से वारिसात तथा चीनी ग्रंथों में बिंदुपाल नाम दिया गया है। यूनानियों ने उसे अमित्रचेडस के नाम से पुकारा है, परंतु अनेक नामों से अमित्रघात शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अमित्रघात का मतलब होता है दोस्तों कि वो कई नाम से जाना जाता है या उसके कई अनेक नाम से बनाया गया है, उसके अनेक नाम का पुरस्कृत किया गया है। अब आता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रतिदिन विष कराने का अभ्यास कराया। परिणामतः चंद्रगुप्त के शरीर में विष की मात्रा अधिक हो गई। एक दिन चंद्रगुप्त की रानी उनके साथ भोजन कर रही थी। चंद्रगुप्त के शरीर में इतना विष था कि उसके प्रभाव से रानी की तत्काल मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय रानी गर्भिणी थी, अतः चाणक्य ने शीघ्र ही उनके उदर को फाड़कर शिशु को निकलवा लिया और उसकी प्राण रक्षा की। उदर से निकलने के समय शिशु के सिर पर विष का एक बिंदु लगा था और उसी से चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रखा। विद्वानों की मान्यता है कि अमित्रघात का तात्पर्य शत्रुओं का वध करने वाला है। जो अमित्रघात बताया यानी कि वो शत्रुओं का वध करने वाला बताया है कि संभवतः एक युद्धपति प्रिय शासक था। बहुत संभव है कि जिस बृहद साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसे प्राप्त हुआ, उसकी रक्षा करने के लिए उसे कई युद्ध लड़ने पड़े हों। उसका अर्थ आता है 4th नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज के बारे में आप बताइए। मेगास्थनीज के बारे में लिखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज द्वारा भी प्राप्त होता है। मेगास्थनीज की इंडिका में इसका विस्तृत वर्णन है। भारत और यूनान के बीच दौत्य संबंध यानी चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस की मैत्री के फलस्वरूप स्थापित हुआ। अपने भारतीय परिवास के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय जनजीवन, परंपराओं, रीति रिवाजों के विषय में जो कुछ समझा उसे अपनी प्रसिद्ध यानी इंडिका में वर्णित किया है। इंडिका में कई अध्याय हैं, किंतु आश्चर्य है कि 3 अध्यायों के संक्षिप्त अंश अब उपलब्ध हैं। उसने पाटलिपुत्र नगर, दास प्रथा, रहन सहन, आयाम, वस्त्र और शरीर सज्जा का वर्णन प्रस्तुत किया है और वह कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इससे पता चलता है कि वे उत्कृष्ट और उदार भाव के थे। दंड व्यवस्था पर उसका विचार है कि झूठी गवाही देने वाला अवयव भंग कर दंड भोगता है। जो मनुष्य किसी का अंग भंग कर देता है और उसे बदले में केवल उसी अंग की हानि उठानी पड़ती है। भारतीयों
के व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीति संघर्षण है, जो कई तरह से किया जाता है और उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। वह कहता है कि भारतीयों में ईमानदारी, सज्जनता, सादगी, स्वच्छता और सौंदर्य प्रियता अधिक मात्रा में मौजूद थी। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। नेक्स्ट है सातवाहन संघर्ष का विवरण दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आता है कि सतकीर्ण यानी कि सातकर्णी प्रथम के निर्बल उत्तराधिकारियों का एक भयंकर खतरे का सामना करना पड़ा। वह खतरा शकों के उदय से उत्पन्न हुआ और यहीं से सातवाहन का संघर्ष का श्री गणेश होता है, यानी कि जो दीर्घ काल तक चलता रहा। इसमें कभी शकों की विजय प्राप्त हुई तो कभी सातवाहनों का। पेरिप्लस के लेखक के अनुसार मेम्ब्रेस नामक राजा ने सातवाहनों के लिए महान संकट उत्पन्न कर दिया और पश्चिमी भारत में अरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी और सातवाहनों के उत्तरी प्रदेशों को छीन लिया। छहरात नामक एक नए शक, यानी कि जो छहरात नामक नया शक था, वो शक वंश के उदय से और शक सातवाहन संघर्ष और तीव्र हो गया और इस वंश के प्रतापी शासक भूमक था। भूमक के उत्तराधिकारी यानी नहपान के काल में सातवाहनों को और अधिक दूर दिन देखने पड़े। कुछ समय पश्चात सातवाहन वंश में एक महाप्रकर्मी जो नरेश था, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का उदय हुआ और उसने अपने वंश को प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। यानी कि नासिक अभिलेख में सातकर्णी को सातवाहन कुल के यश को फिर से स्थापित करने वाला कहा गया और उसे क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करना पड़ा। शक यवन पहलो निषूद यानी कि निषूदनस तथा खखरात बस निर्वेशस करस। गौतमी पुत्र सतकर्णी मृत्यु के बाद यह संघर्ष चलता रहा। सातवाहनों का यह संघर्ष एक नवीन वंश के साथ हुआ जो चपटन और रुद्रदामन जैसे पराक्रमी शासकों से विशिष्टि पुत्र पुलमावी के शासनकाल में पुनः सातवाहन साम्राज्य के अनेक प्रदेश छीन लिए गए। इसका फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। मौखरी कौन थे? अब आपका आता है मौखरी कौन थे। इसमें लिखेंगे आप लोग, इसमें आएगा आपका कि गुप्तों के पतन के बाद उत्तरी भारत में उदय होने वाली शक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कन्नौज का मौखरी वंश था। 6वीं शताब्दी में, यानी कि 6वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जो कनिंघम महोदय ने बिहार में गया से प्राप्त मौर्यकालीन यानी कि ब्राह्मी लिपि में मोखलिनम से मौखरिया का अस्तित्व प्रमाणित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौखरियों का एक शाखा दक्षिणी बिहार तथा दूसरी शाखा गंगा यमुना के दोआब में शासन करती थी, किंतु गुप्तों की विस्तारवादी नीति के कारण उसने राजनीतिक अस्तित्व विलुप्त हो गया था। मौखरियों की उत्पत्ति हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि मौखरी लोग अपने व्यवस्थ के वर्ग से प्राप्त अश्वपति के 100 पुत्रों के वंशधर बताते थे। वे संभवतः बहुत ही प्राचीन कुल से संबंधित थे जिनका वास्तविक नाम कल्पति मुखर नाम का एक पूर्वज हुआ था और उसी के नाम के आधार पर इस वंश का नाम मौखरी पड़ा। मौखरियों का एक गोत्र भी था जो पतंजलि के महाभाष्य पर कैयट की जो टीका है उसमें जयादित्य एवं वामन की कोशिका वृत्त में मौखर्या शब्द का प्रयोग गोत्र नाम के रूप से हुआ और इस ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पूर्व एक मिट्टी की मुद्रा यानी कि मौखिल्यनम यानी कि मौखिल्य नाम ब्राह्मी लिपि से प्राप्त हुआ। कोटा से 239 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ जिस पर मौखरी सरदार का उल्लेख यानी कि मौखरी को मुखर और मौखरी दोनों कहा जाता है। हर चरित्र में इस शब्द की उत्पत्ति मुखर शब्द से के आधार पर की गई है। मौखरियों की उत्पत्ति संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में मौखरी शब्द का उल्लेख मिलता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे इतने प्राचीन थे या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों के गुहा अभिलेख हैं जिन्हें लोग मौखरियों के समीकृत करते हैं और इनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ से हुई हो, इतना तो निश्चित है कि इतिहास में ही मौखरी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज स्थापित किया और कन्नौज के प्रभुत्व की नींव डाली।
तो ये था आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन। अब खंड 7 में केवल 2 प्रश्न कर रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न यह है कि शुंग वंश कौन थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। फिर आता है 8 नंबर प्रश्न कि हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर कलिंग खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि हूण कौन थे, उनके भारतीय आक्रमणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सारे प्रश्न में आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे 2-2 प्रश्न रहेगा, तो आपको आसानी से पढ़ने में आसान हो जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ जो सेक्शन बी का होगा उसमें आपको ये सारे जो प्रश्न बचे हैं वो आपको क्लियर करा देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।